नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको दो एंटिटीज दे रखी है, दिस वन, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये दोनों कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं और दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होता है। ये बात स्टेटमेंट नंबर 1 में दी गई है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है ये जो एंटिटी है इसका नेचर डायमैग्नेटिक है और इसका नेचर पैरामैग्नेटिक। क्या ये दोनों बातें सही है या गलत है, या कोई एक सही है कोई एक गलत है? तो इसको पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, सिंपल सी। क्या कि एक चीज होती है CPN और एक होता है सॉक्स, कपन और सॉक्स। जहां पर CPN वाले लिगेंड आपको मिल जाए, ये एटम जिसमें प्रेजेंट हो वो लिगेंड आपको मिल जाए, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये वाले बंदे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाता। ठीक है, अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये बंदा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये इस चैप्टर की थ्योरी जब आप पढ़ते हो तब आपको देखने को मिलता है। तो सिंपली यहां पर आपको क्या करना है, ये जो कोबाल्ट आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है यहां पर भी और यहां पर भी। तो सबसे पहले आपको कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, वो होता है आर्गन 3d7 4s2। ये नॉर्मल कोबाल्ट का होता है। लेकिन यहां पर जब कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, लेट सपोज यहां पर मैंने x माना, तो यहां पर अमोनिया का होता है चार्ज 0 प्लस 0 इक्वल्स टू +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आई कोबाल्ट की यहां से +3। यहां से अगर फाइंड आउट करूं ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, तो ये x माना +6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, ये -3 ये 6 माइनस का होगा, उधर जाके प्लस का होगा, तो यहां पर भी क्या स्टेट आएगी, कोबाल्ट +3 का मीनिंग ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, फॉर एग्जांपल इसमें 5 ऑर्बिटल्स बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से गए। ठीक है, ये 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा तो ये वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी भी इसका जो 4d है वो क्या पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, वो एम्प्टी पड़ा है। अगर यहां पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं और यहां पर अप्रोच कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो सबसे पहले इनकी पेयरिंग होगी बेटा। जब इनकी पेयरिंग होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और यहां पर 2 ऑर्बिटल मुझे एम्प्टी मिलेंगे। किसके एम्प्टी मिले, और P3, सॉरी ये 4d बना दिया, 4p होगा ना खाली, D2sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी इसके लिए। लेकिन जब मैं बात करूंगा COF6 की, तब क्या होगा उसकी कहानी देखी, यानी यहां पर इसकी हाइब्रिडेशन D2sp3 आई, लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तब क्या होगा, ये हमने बनाए इलेक्ट्रॉन, तो +3 इसकी स्टेट है। क्या ये अब पेयरिंग करवा पाएगा क्या इस समय? इस समय ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, लेकिन पहले वाले में पेयरिंग करवा दी थी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 मिले, इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक नेचर डाया हुआ। लेकिन अब यहां पर ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो खाली कौन सा पड़ा है मेरे पास पड़ा है 4s, जो मैं यहां का यहां लिख रहा हूं, उसके बाद 4p, ठीक है 4p, तो कौन कौन पार्टिसिपेशन करेगा, sp3 और dk2, sp3 dk2, यानी ये ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा इसका sp3d2, sp3d2 निकल के आया, इसका मतलब इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, इन दोनों की ऑक्टा होगी, बात सही है। लेकिन यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 4, तो इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो हमें ये शो करेगा इसका नेचर कैसा है बेटा, पैरा मैग्नेटिक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर वैसे आप सॉल्व ना कर पाओ तो डायरेक्टली आपको देख के पता चल जाएगा, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा बेटा, पेयरिंग करवा देगा, और ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। पेयरिंग करवा देगा तो इसका नेचर डायमैग्नेटिक आएगा और इसका पैरा मैग्नेटिक, और इसकी जो
स्टेट आएगी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसके थ्रू आप लोग उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो। वो आप जो प्रैक्टिस करोगे ऐसे खूब सारे क्वेश्चन की, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसको मैंने सॉल्व करके इस तरीके से बता दिया, और भी डिटेल में जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली ये बोला गया है, आपको प्रोसेस पहचानना है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्जन होता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये सिंपली होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो दे रखी है उसमें रिएजेंट्स को पहचानना है कि किन किन से ये बंदे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कि यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं, आपको रिएजेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मैं अगर R मान लूं कि ये एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, उन दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो एक टाइप की क्या बन रही है यहाँ पर एल्कीन है। इस एल्कीन ने रिएक्शन की किसी से और यहाँ पर क्या बन चुका है, RO ग्रुप बन चुका है, RO ग्रुप, यानी एक टाइप का मैं बोल सकता हूं कीटोन ग्रुप बन चुका है। तो ये कैसे हुआ होगा, तो देखिए यहां पर अगर मैं मान के चलूं ओजोन ने रिएक्शन की यानी ओजोनोलाइसिस हुआ, फिर उसने जिंक और H2O के साथ रिएक्शन की, तब ऐसा कुछ बनेगा। कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा, और फिर ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा एक और ऑक्सीजन यहां आएगा, ये बंदा इस तरीके से जुड़ेगा, ये बंदे इस तरीके से जुड़ेंगे, फिर ये टूटेंगे। जैसे ही ये टूटेंगे, यहां पर देखो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो इस तरीके से कंपाउंड एक बना जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। कितने कंपाउंड बने ऐसे, ए और एक और एक, दो, ये दो कंपाउंड बने, और यहां से O जो बचा वो H2O के साथ मिलके H2O2 बन के बाहर निकल गया। ये ओजोनोलाइसिस है। तो पहले का तो ऑप्शन ये होगा। दूसरे वाले कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे वाले कंपाउंड में सिंपली एक बेंजीन दे रखी है जिसने ये कंपाउंड बनाया। तो आपको बेंजोइल क्लोराइड दिख रहा होगा AlCl3 के साथ, यहां पर लगेगा आपको बेंजोइल क्लोराइड COCl, जो इस तरीके से दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड OCl, है ना, AlCl3 के साथ। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर ये ऑयल क्लोराइड की स्ट्रक्चर आकर के ऐड हुई है। तो इसका ऑप्शन ये। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल है, अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है इस कंपाउंड में, तो यहां पर सिंपली इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा। लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ आपका KMnO4 का बेसिक मीडियम, KMnO4 का बेसिक मीडियम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें सिंपली आपको एक रिएक्शन दे रखी है जो ये रही, Kc की वैल्यू गिवन है, A B C की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो गिवन है। आपको ये बताना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, वो ऑप्शन चूज करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्शन क्वेश्चन जो है QC की वैल्यू वो पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, प्रोडक्ट बेटा देखा जाए B और C है, तो B और C की कंसंट्रेशन, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा डेट मीन्स यहाँ पर 1 1 आएगा, यहाँ पर नीचे A की कंसंट्रेशन उसका होल स्क्वायर। जो कंसंट्रेशन है वो आप पुटअप कर दीजिए, 2 × 10⁻³ यहाँ भी आएगा 2 × 10⁻³ अपॉन A की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 2 × 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये सब के सब कट गए, QC का वैल्यू क्या आया 1, KC और KC का वैल्यू ये रहा 4 × 10⁻³ और QC का वैल्यू ये रहा। तो QC का वैल्यू क्या है बेटा, हाई है किससे, KC से। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, जब भी QC KC के इक्वल आए, जब भी QC ग्रेटर देन KC आए, जब भी QC लेसर देन KC आए, तब क्या क्या होता है। जब QC और KC बराबर होते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। जब QC की वैल्यू ग्रेटर देन आए KC से, दैट मींस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। जब QC लेसर देन आए KC से, दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ये मीनिंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो QC का वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन KC है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है कि लैंथेनॉइड सीरीज के कुछ एलिमेंट्स की आयन की सीरीज दे रखी है ना, अलग अलग पेयर्स दे रखे हैं हमें।
उन पेयर्स में हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा पेयर डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, डायमैग्नेटिक नेचर वही शो करेंगे जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो भी तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। जीरो आएगा तो वो नेचर कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे नजर आएंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 है Ce+4 एंड Yb+2। ये जो पेयर है जो ऑप्शन नंबर 1 शो कर रहा है, यही सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिंपली और सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो डेफिनेशंस है वहां से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाया गया स्टेटमेंट की फॉर्म में। पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि जो दोनों आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और ये वाला हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहां पर एक ही टाइप के लिगेंड मौजूद हो। यहाँ पर एक ही टाइप का लिगेंड है, दैट मींस इट इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पर देखो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मतलब लिगेंड आ गए। जब दो टाइप के डिफरेंट टाइप के लिगेंड मौजूद हो किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो होगा बेटा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसी को डिफाइन करते हुए बोल रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होगा, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह क्या है बेटा, सही है। यहाँ पर अमोनिया है एक ही टाइप का लिगेंड, यहाँ अमोनिया और क्लोराइड दोनों हैं अलग अलग टाइप के लिगेंड है। दैट मींस स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इसका ऑप्शन होगा 1, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में सिंपली ये दे रखा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की 100 सेकंड के लिए। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और इतना एम्पियर इसमें करंट फ्लो किया जाता है, तब होगा क्या, कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो इक्वेशन ये फॉलो करेगा, कॉपर +2 के आयन है सॉल्यूशन में, ये दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में डिपॉजिट। इसका कितना मास डिपॉजिट हुआ, इसका कितना मास डिपॉजिट हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फैराडे लॉ है वहां से ये क्वेश्चन उठ के आया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई करूंगा फॉर्मूला M=E/F IT into IT। ठीक है, अब E क्या होता है बेटा, E होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कॉपर का मोलर मास जो आपको गिवन है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हुआ, एक्सचेंज हुआ, वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये डाटा मैं पुट अप करता हूं तो मेरे पास आता है M NF into F into IT। अब इन सब का डाटा मैं यहां पुट अप कर देता हूं। कैपिटल M 63 है, I की वैल्यू हमारे पास 9.6487 टाइम 100 सेकेंड है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, फैरेड की वैल्यू है हमारे पास 96487। अब इसे सॉल्व करना है। अब ये देखो पॉइंट हटेगा तो 10 की पावर 4 नीचे आएगा, ये डाटा गया। अब ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 4 है, तो ये जब इससे कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा 10 की पावर 2 ओनली। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा 63/2 into 100, तो ये आएगा 31.5 अपॉन का 100। ठीक है, अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो 0.315 ग्राम ये मेरा आंसर होगा, 0.315 ग्राम। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास एग्जाम में, अब आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो हो सकता है आप 10 सेकंड में ऑप्शन देखकर आंसर निकाल लो, मतलब जो जो गिवन है उसे देखकर फटाफट आंसर निकाल लो। लेकिन जब हम डिटेल में करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ड्यूरिंग द एग्जाम इसे विद इन, मैं बोल सकता हूँ 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते इजीली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। आपको सिंपली एक एल्कीन दे रखी है जो इस टाइप से है, वो एल्कीन यही है, यहां पर H लगा दूं, यहां पर H लगा दूं। इस एल्कीन ने रिएक्शन करके यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, हमें ये बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर जो आपको दे रखा है वो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो ये यहां पर करवाएगा इस स्पीशीज का यानी इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन करवाता है तो किस तरीके से करवाता है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये डबल बॉन्ड, इसके इधर जो कार्बन है ये इधर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये भी क्या है बेटा, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये इधर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। इधर का नहीं देखना, एल्कीन के इस तरफ, सिमेट्रिक एल्कीन है ना, इसके इस तरफ ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर ये दो बॉन्ड टूटे हैं, दो बॉन्ड टूट करके यहाँ पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, तो यहाँ पर सिंपली सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। केमियोफोर एसिडिक मीडियम में किसी भी सिमेट्रिक एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरीन से लिया गया है। सिंपली अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है PCl3 और PCl5 के साथ। आपको जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं PCl3 से जब अल्कोहल रिएक्शन करता है और जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं वो बताना है। तो इस रिएक्शन को सिंपली सभी ने देखा होगा, नहीं देखा अगर नहीं पता कैसे हो रही है तो मैं बता देता हूं। ये अल्कोहल, जब भी अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करे तो हमें क्या करना है, सिंपली कि जो PCl3 है उसमें क्लोरीन 3 है तो अल्कोहल की यूनिट भी हम 3 ले लेंगे। जैसे मैं ये 3 यूनिट लूंगा तो यहां पर बेटा ये देखो मैं ये फॉर्मेशन करूंगा एल्किल हैलाइड का RCl, ठीक है। 3 यूनिट RCl की फॉर्मेशन हुई, पीछे क्या बचा देखो H3PO3, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना H3PO3, यानी जब भी अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करेगा तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनेगा। बट अगर अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करे तो इसे लिखने का तरीका क्या है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, Cl, इट इज आल्सो Cl, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो यहां से बना बेटा RCl, यहां से बना बेटा HCl। अब क्या बचा POCl3, तो यहां से बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3, यानी जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो POCl3 बनता है और जब यहां से रिएक्शन करता है PCl3 से तब H3PO3, ये दो साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आप देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें क्या गिवन है कि T1 और T2 टू टेम्परेचर है, एक 27 डिग्री एक 57 डिग्री सेंटीग्रेड। R की वैल्यू आपको गिवन है, log 4 की वैल्यू आपको गिवन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाया तो मैं ये लगाऊंगा। देखिए log मैं ln भी ले सकता हूं, लेकिन ln को जब भी log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही लिया मैंने K2 by K1 इक्वल्स टू EA by 2.303, ये 2.303 यहां आ गया, R 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखिए सिंपली उसने ये बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मीनिंग ये है कि पहले रेट कांस्टेंट जो K1 है वो मैंने मान लिया K था, लेकिन जो K2 है वो 4K हो गया। क्वाड्रपल्स का मीनिंग यही हुआ, 4 गुना हो जाता है। तो ये डाटा मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ। जैसे ही मैं पुटअप करता हूँ तो log K2 की वैल्यू है मेरे पास 4K, K1 की वैल्यू है मेरे पास K, EA 2.303, R का वैल्यू मेरे को गिवन है 8.314, T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी 27 है, इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 में क्या करना है बेटा 273 एड ऑन कर दो। इस 57 में भी क्या करो बेटा 273 एड ऑन कर दो, 300 केल्विन और यहां पर आएगा बेटा 330 केल्विन, ठीक है। अब ये डाटा यहां पुट अप कर दो, ये 301/330 केल्विन, ये केल्विन में हो गया थी। अब यहां पर ये कैसे केक कटा, log 4 की वैल्यू आपको गिवन है 0.6021, ठीक है। EA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये 2.303, इसे अभी सॉल्व मत करना, लास्ट में सॉल्व करना।
2.303 into 8.314, ये 1/300 और माइनस 1/330, एलसीएम ले लो 300 into 330 माइनस 300। अब यहाँ पर जो जो आपको डाटा गिवन है, फॉर एग्जांपल log 4 का वैल्यू गिवन है, ये डाटा है, इन सब को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास EA की वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल। EA की वैल्यू आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर जिसकी बेटा कैलकुलेशन अच्छी होगी वो मात्र और मात्र मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं 30 सेकंड में भी क्वेश्चन कर सकता है, ये कैलकुलेटिव पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहर साल्ट के ऊपर। वो आपको ये बोल रहा है मोहर साल्ट में Fe+2 जो आयन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी हाइड्रोलाइसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो ये अगर आपने मोहर साल्ट की प्रिपरेशन कभी पढ़ी है तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। इस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन में ये आपको स्पीशीज दे रखी है, सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट ने पहले PBr3 से रिएक्शन की, एक मेजर प्रोडक्ट A का फॉर्मेशन किया, फिर अल्कोहलिक की प्रेजेंस में एक मेजर प्रोडक्ट B का फॉर्मेशन किया। अब सबसे पहले बात आती है, अगर अल्कोहलिक KOH आपको कहीं दिख जाए रिएक्शन में तो हमेशा ध्यान रखना वहां बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप ये कर पाओगे डिफाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, PBr3 जब भी यहां से रिएक्शन करेगा तो ये किससे रिएक्शन करेगा बेटा, मैं बता देता हूं आपको। सॉरी, बेंजीन तो नहीं है, ये OH और ये CH3। अब ये PBr3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, PBr2 और ये Br। ठीक है, तो ये बंदा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसे मैं बोलूंगा, यहां से निकलेगा HOPBr2। ठीक है, HOPBr2 निकलेगा तो यहां से एक स्पीसीज बनेगी, जो प्रोडक्ट A होगा अपना वो होगा कुछ इस टाइप का, A प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इस प्रोडक्ट ने बेटा क्या किया है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसे हीटअप किया। अब अगर मैं इसे हीटअप कर दूं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो सिंपल सी कहानी है, ये जो Br है, ठीक है, इसे आप देखिए, इसके पास वाला ये जो कार्बन, इसके पास वाला कार्बन ये बीटा कार्बन और ये भी क्या होगा बेटा, बीटा कार्बन होगा। यहां पर ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसका ये हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो ये HBr बन के, यानी माइनस HBr ये रिमूव होगा यहां से। तो जो स्पीसीज बनेगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, वो कुछ ऐसी होगी बेटा, ये CH3 जिसके यहां प्रेजेंस होगा डबल बॉन्ड। एक तो ये प्रोडक्ट बना। अब बीटा एलिमिनेशन में आपने सेजर रूल पढ़ा होगा कभी, तो सेजर रूल क्या कहता है, एक तो ये स्पीसीज बन सकती है, दूसरी स्पीसीज देखो बेटा, अगर यहां का हाइड्रोजन भी मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, ये भी तो हो सकता है ना, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, तो यहां से भी क्या रिमूव होगा, HBr। तब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये CH3 और यहां पर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में कौन सी एल्कीन हम बनाएं, तो हम बनाएंगे सेजर रूल के अकॉर्डिंग। सेजर रूल क्या बोलता है, वही एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी जिसके पास एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा हो। तो एल्किल ग्रुप इस एल्कीन के पास यहां ज्यादा है, तो मेरा आंसर करेक्ट ये होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट है, जिसमें आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है पाई, आर की वैल्यू पता है। अब कंसंट्रेशन के लिए उसने बोला है कि कंसंट्रेशन जो है वो एक लीनियर वैल्यू शो करती है, तो सी की वैल्यू आप लोगे 1 मोल पर लीटर, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। तो यहां से आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो बन जाएगी पाई बाय CR। ठीक है, पाई का वैल्यू 25.73, सी का वैल्यू 1 मोल, आर का वैल्यू 0.083। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आया 310 केल्विन। इसे सॉल्व करने पर आया 310 केल्विन। क्या केल्विन में हमारे पास ऑप्शन है,
हमारे पास केल्विन में नहीं है, तो इस केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे, 273 इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस करने पर हमारे पास आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि जो जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें से करेक्ट कौन सा है, यानी गलत को रिमूव करना है और जो सही है उसे टिक करना है। तो सिंपली देखो, पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो बोल रहा है ओजोन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने जब ड्रॉ किया, आप जब ड्रॉ करते हो क्लास 11 में पढ़ते हो, ओजोन की सिर्फ और सिर्फ 2 कैनोनिकल यानी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ये और ये, बस इससे ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, अपने को तो सही ढूंढना है। सेकंड देखिए, सेकंड ये बोल रहा है कि जो BF3 है उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बोल रहा है। अब बात आती है BF3 की। BF3 की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस तरफ खींचेगा शेड इलेक्ट्रॉन को, ये बंदा इस तरफ, ये बंदा इस तरफ। अगर ये इस तरफ खींच रहा है और ये दोनों इस तरफ खींच रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का इधर जाएगा, ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, नलिफाइड हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। थर्ड वो ये बोल रहा है कि NF3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है NH3 से, तो ये बिल्कुल गलत है। NF3 का डाइपोल मोमेंट 0.24 डायप्टर होता है और अमोनिया का 1.46। बात आई सुन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो ऑप्शन है वो गलत साबित हुए हैं। फोर्थ की बात करते हैं, वो बोल रहा है कार्बोनेट आयन की 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है, ये सही है। कार्बोनेट आयन की 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की, इसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये बारी बारी सबके पास जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। आपको सिंपली ये इक्वेशन दे रही है, आपको इस रिएक्शन में A कंपाउंड, B कंपाउंड और C कंपाउंड, एट लास्ट जो C प्रोडक्ट है उसको पहचानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक टाइप का एल्किल आयोडाइड है, या मैं बोल सकता हूं प्रोपिल आयोडाइड है। इसने सबसे पहले NaCl के साथ रिएक्शन की। अगर ये बंदा NaCl यानी सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से देखो बेटा, ये N और I मिलके NaI क्या हुआ, सेपरेट हुआ, तो क्या बना CH3। इसे मैं सिंपली R बोल देता हूं, इस ग्रुप को, 3 कार्बन वाले ग्रुप को सिंपली R बोल देता हूं, R यानी एल्किल ग्रुप है। ये I है, इसने रिएक्शन की बेटा NaCl से, तो यहां से ये सेपरेट हुआ NaI माइनस NaI रिमूव हुआ, क्या बना RCl। तो A जो प्रोडक्ट है अपना वो क्या है, RCl, एल्किल साइनाइड ये। अब इसका हमने क्या करवाया बेटा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया। जैसे ही हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो C और N के बीच होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड, इसे ऐसे लिखूंगा खोल करके। पार्शियल जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, यहां पर H2O के साथ रिएक्शन है, लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में जब इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएगा, इसे पानी में डाला जाएगा, तो ये सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड बनेंगे, एक H और एक OH, सॉरी ये OH इधर और ये H इधर, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, ये OH और ये H, ठीक है। अब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते, तो यहां से रिमूव होगा बेटा वाटर, ये रिमूव हुआ वाटर। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ यहां से, अब बना कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O और ये NH2, अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अमाइड, यानी प्रोडक्ट B जो है वो अपना होगा अमाइड होगा। अब इस अमाइड ने क्या की बेटा, NaOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो हमें बताना है जो C प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर जब NaOH और ब्रोमीन जब रिएक्शन करते हैं तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है NaOBr। ये NaOBr इस अमाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब कैसे करेगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये हुआ अपना Na, ये O, ये Br, ठीक है बेटा, देख देना नाम। तो बेटा यहां से देखो ये रिमूव हुआ, यहां से रिलीज हुई CO2 बाहर, यहां से बना ये 1 डिग्री अमीन और ये NaBr
सेपरेट हुआ, 3 कंपाउंड बने। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना, मेजर प्रोडक्ट क्या है, RNH2। अब R का मीनिंग हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है जिसे हम बोलेंगे प्रोपिल। अब प्रोपिल और अमीन जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड क्या बना, प्रोपिल अमीन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से उठाया गया है। आपको सिंपली क्या करना है, 0 to 6 ग्रुप के जो आयन्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आपको 0 से लेकर छठे ग्रुप तक के जो आयन्स हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप 0 से अमोनियम आयन बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से लेड आयन, ग्रुप 2 से कॉपर आर्सेनिक एंटीमनी आयन, ग्रुप 3 से Fe+3 और Al+3 आयन, ग्रुप 4 से कोबाल्ट+2 निकल+2 जिंक+2 आयन, ग्रुप 5 से बेरियम+2 स्ट्रोंशियम+2 कैल्शियम+2 आयन, ग्रुप 6 से Mg+2 आयन। ये आयन्स बिलोंग करते हैं। अब आपको 0 to 6 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले बात आती है, ए वाला आयन कौन सा है, ए वाला एल्यूमिनियम का आयन है जो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 3 से। उसके बाद कॉपर+2 बिलोंग करता है बेटा ग्रुप 2 से, बेरियम+2 बिलोंग करता है ग्रुप 5 से, कोबाल्ट+2 ग्रुप 4 से, Mg+2 ग्रुप 6 से। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे कम वाला कौन है, बी, ठीक है। इससे अगला 3 वाला होगा यानी ए, उसके बाद 4 डी, उसके बाद डी के बाद आएगा अपना 5th नंबर यानी सी, सी के बाद आएगा 5 के बाद 6 ई। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होगा W = -nRT V2/V1, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, P1 V1 = P2 V2। अभी ये ln में इसे चाहूं तो मैं log बेस 10 में चेंज कर सकता हूं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर V2/V1 की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, P1/P2 अकॉर्डिंग टू दिस V2/V1। V2/V1 की जगह मैं P1/P2 पुटअप कर देता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला जो बन जाएगा -nRT, ये लिख देता हूँ 2.303, इसे ब्रैकेट में चलने देते हैं, 2.303 log P1/P2, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अब जो डाटा गिवन है वो पुटअप करो और आंसर निकालते हैं। अब ये सारे डाटा आपको गिवन है जो यहाँ पुटअप करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पुटअप करता हूँ वर्क डन के फॉर्मूले में, n का वैल्यू मेरे को गिवन है 1 मोल, ये 1 लगाया, r का वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर मोल है, 2 लगाया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, कैलोरी में चेंज कर लिया 298, फिर 2.303 log P1 की वैल्यू 20 atm और P2 की 10, तो 20/10, ठीक है। इसे सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 413.14 कैलोरी आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमा के पूछा है। जिसने ये क्वेश्चन किया होगा, जिसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स होंगे, इसका मीनिंग उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या ऐसे क्वेश्चंस इसने बहुत किए होंगे। है क्या, ये रिएक्शन है, आपको इनकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर इन डाटा के थ्रू हम Kc का वैल्यू निकालेंगे। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन कौन है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, वो है N2 का मोलर कंसंट्रेशन, O2 का मोलर कंसंट्रेशन, NO का मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। अब ये डाटा मैं पुटअप करूंगा, जैसे ही मैं ये डाटा पुटअप करता हूं, Kc का वैल्यू N2 का 3 × 10⁻³ O2 का 4.2 × 10⁻³ NO का 2.8 × 10⁻³ का, ठीक है।
अब यहां से केसी का वैल्यू आएगा मेरे पास 1.6। आप चाहो तो इसे डेसिमल में ना निकाल करके फ्रैक्शंस में भी रख सकते हो वैल्यू, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। अब केसी निकालने के बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। यहां पर मैंने बोला t इक्वल्स टू 0, यानी स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो यहां पर फॉर्मेशन हुई 0 0, यानी डिसोसिएट हुई 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे बात करूं, इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, तो मैंने बोला C अल्फा यहां से क्या हुई, रिमूव हुई। अगर C अल्फा यहां से रिमूव हुई तो यहां कितनी बची, C माइनस C अल्फा बची। यहां पर कितनी फॉर्मेशन हुई, यहां फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस मोल, यहां पर जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग C अल्फा बाय 2, और यहां पर भी C अल्फा बाय 2। अब इन डाटा के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर Kc, वो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है बेटा अपने पास, ये रे, तो C अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर कर दूं डायरेक्टली, यानी इसकी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की और O2 की कंसंट्रेशन, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C माइनस C अल्फा का होल स्क्वायर, और ये Kc, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, यहां से कॉमन आया बेटा, बाहर C स्क्वायर बन के अंदर बचा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, ये Kc चल रहा है साथ में, क्या बचा अपने पास, अल्फा स्क्वायर, ये 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये देखो 4 है, इसे मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूं, ये मैं 2 का स्क्वायर, तो ये अल्फा 2 और 1 माइनस अल्फा इन सब का स्क्वायर है, तो मैं ये बोल सकता हूं अल्फा अपॉन 2 1 माइनस अल्फा इन सब का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये Kc, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा Kc इक्वल्स टू अल्फा 2 1 माइनस अल्फा, यही आएगा। अब यहां पर पे जो Kc है, Kc का वैल्यू हमने फाइंड किया 1.6, तो रूट 1.6 यहां रखेंगे। अब रूट 1.6 निकालना आना चाहिए, यहां पर अप्लाई करेंगे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे 1 का रूट क्या होता है, तो आप बोलोगे 1, 1 का रूट क्या होगा बेटा 1। रूट 2 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो बोलोगे 1.414, यानी 1.6 की भी वैल्यू इन दोनों के बीच होगी, तब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करूंगा तो रूट 1.6 का जो आंसर आएगा मेरे पास 1.26 के आसपास आएगा, ठीक है। यानी रूट 1.6 का आंसर होगा 1.26। इसे और अप्रोक्सीमेट माने तो हम 1.2 या 1.3 भी मान सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू में अल्फा 2 1 माइनस अल्फा। अब इसे सॉल्व करना है और यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, इतना अगर सॉल्व कर लेते हो आप, इजी है। मुश्किल आपको यहां आएगी सिर्फ और सिर्फ, एक तो यहां पर आएगी और एक ये जो हमने किया है ये कैसे किया। यहां पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, फिर ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, यहां जाकर के अटक जाते हैं बच्चे। यहां पर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो यहां से रूट 1.6 की वैल्यू आएगी 1.26 या 1.3 भी मान सकते हैं। यहां से जब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 0.717, ठीक है, 0.717 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। आपको ए बी सी 3 एलिमेंट दे रखे, तीनों के मोलर मास गिवन है और तीनों के परसेंटेज दे रखा है कि ए का परसेंटेज इतना है, बी का इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सी का होगा वो इन दोनों को ऐड करके 100 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अपने आप में 100% होता है, इन दोनों को उसमें माइनस करूंगा तो सी का परसेंटेज निकलेगा मेरे पास 48%, ठीक है। ये जो परसेंटेज है इसे मास में कंसीडर कर सकता हूं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा तो मेरे पास आएगा इसका मास, यानी स्मॉल m, जो मैं बोल सकता हूं ग्राम में डिनोट। मोलर मास आपको गिवन है, इस मास में मोलर मास का जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक डाटा आएगा, वो देखिए इसमें 64 का, इसमें 40 का और इसमें 32 का, ठीक है। जब मैं ये करूंगा तो सिंपली ये 2 की टेबल से, या मैं बोल सकता हूँ ये 2 टाइम्स गया, ये भी 2 टाइम्स गया, और इसे मैं जब डिवाइड करूंगा 16 की टेबल्स में, ये देखो 16 तो नहीं 32 16 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 1 3। तो आपका आंसर हुआ ए
बी सी सी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर।